मुचीराम गुड़ का जीवन चरित भाग 3 लुच्चियां संदेश और शिक्षा का नया अध्याय। देखिए, यशोदानंदन श्री श्री मुचीराम शर्मा अब ईशान बाबू के मंदिर में दिव्य रूप से विराजमान हैं। मां की बात अब उन्हें याद भी नहीं आती। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक आध बार याद नहीं आती थी, पर वो केवल भोजन के समय। ईशान बाबू के घर में मल्लिका के फूल जैसे धवल और पतले चावल, दानेदार गाय का घी, सुगंधित शोरबे में डूबी हुई रूह मछली और धरती की तरह गोल गोल गरम लूचियों का ढेर, ये सब जब थाली में परोसा जाता, तब मुचीराम ठंडी आंख भरकर सोचते, मां बेचारी मुझे क्या धूल मिट्टी खिलाती थी। भोजन पर बैठते ही मां की याद आना, बस इतना ही। बाकी समय उनके पास फुर्सत कहाँ थी। मुचीराम की पाठशाला की पढ़ाई समाप्त हुई। गुरुजी ने खुद ही प्रमाण पत्र दे दिया कि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। क्या मुचीराम में कोई गुण नहीं था? ऐसा कहना तो अन्याय होगा। मुचीराम का कंठ स्वर बहुत सुरीला था, ये तो मैंने पहले ही बताया है। और दूसरा गुण ये था कि उनका हस्तलेख बहुत ही सुंदर हो गया था। ईशान बाबू ने सोचा कि लड़के की लिखावट अच्छी है, तो क्यों न इसे अंग्रेजी स्कूल में ही दाखिल करवा दिया जाए। मुचीराम तब तक काफी बड़े धिड़े लड़के हो चुके थे। बालों में सफेदी तो नहीं आई थी, पर उम्र के हिसाब से क्लास के बाकी बच्चों से वे बहुत बड़े थे। स्कूल में घुसते ही वे बड़ी मुसीबत में पड़ गए। मास्टर उन्हें देखकर मजाक उड़ाते और छोटे छोटे बच्चे खिलखिलाकर हंसते। मुचीराम को गुस्सा तो आता, पर पढ़ाई उनके दिमाग में घुसती ही नहीं थी। मजबूरन मास्टरों ने भी वही हरान अधिकारी वाला रास्ता अपनाया। शुरू हुई कान खींचाई। मुचीराम के कान फिर से लाल हो गए। पहले कान खींचाई, फिर बैत की मार, मुक्कों की मार, यहां तक कि घूंसे भी उन्हें हजम करने पड़े। लेकिन ईशान बाबू के घर की उन गरम लुचियों की ताकत के दम पर मुचीराम ने बिना किसी विरोध के सब कुछ सहन कर लिया। इस तरह गरम लुचियां और बैंत खाकर स्कूल में उन्होंने 5 साल बिता दिए, लेकिन विद्या का बर्तन खाली का खाली ही रहा। ईशान बाबू समझ गए कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने स्कूल से नाम कटवा दिया। लेकिन ईशान बाबू की दया का अंत नहीं था, और मजिस्ट्रेट के यहां भी उनकी अच्छी साख थी। मुचीराम की सुंदर लिखावट देखकर उन्होंने 10 रुपए की एक मुहरी क्लर्क की नौकरी दिला दी, पर सख्त हिदायत दे दी, बेटा रिश्वत घूस मत लेना, वरना निकाल दूंगा। मुचीराम शर्मा भी कोई ऐरे गहरे आदमी नहीं थे। पहले ही दिन एक हुक्मनामे की चोरी छिपे नकल बनाकर उन्होंने 8 गंडा, एक छोटी मुद्रा, पैसे कमा लिए और शाम होते ही उसे एक विशेष पड़ोसन के चरणों में अर्पित कर दिया। इधर ईशान बाबू भी वृद्ध हो रहे थे। वे पेंशन लेकर सपरिवार अपने गांव लौट गए। मुचीराम को उन्होंने एक अलग कमरा दिला दिया। मुचीराम ईशान बाबू से यमराज की तरह डरते थे। अब उनके जाते ही मुचीराम की तो जैसे निकल पड़ी। मुचीराम अब मन लगाकर जिला लूटने में जुट गए। शुरू में वे लोगों से मांग जांच कर 2-4 आने लिया करते थे, फिर धीरे धीरे हाथ साफ हो गया। जब खेलू शेख की धान जमींदार ने जबरन काटनी चाही, तब साहब अंग्रेज अधिकारी ने दया करके पुलिस को हुक्म दिया कि फेलू की संपत्ति की रक्षा की जाए। साहब ने हुक्म तो दे दिया, पर पुलिस के नाम वो परवाना लिखा ही नहीं जा रहा था। परवाना लिखने का भार जो मुचीराम के हाथों में था। परवाना पहुंचने तक धान अब जमीन पर नहीं बचता। फेलू ने अपनी हालत बिगड़ते देख मुचीराम को 1 रुपया 2 रुपया करते करते आखिरकार 5 रुपए देने का वादा किया। बस तुरंत परवाना निकल आया। उस जमाने में हाकिम, जज खुद अपने हाथों से बयान नहीं लिखते थे। एक कोने में बैठकर मोहरी क्लर्क फुसफुसाकर गवाहों के बयान लेते और जो मन आता वही लिखते थे। गवाह कुछ और कहते और मुचीराम बयान जवानबंदी में कुछ और ही लिख देते। मुकदमे की गंभीरता देखकर हर गवाह से 4 आने, 8 आने या 1 रुपया उनकी जेब में आता था। मुचीराम दांव देखकर खेलते थे। ज्यादा पैसे मिलते तो सब कुछ उल्टा लिख देते। इस तरह 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 की तरकीबों और फंदों से मुचीराम बहुत सारा धन कमाने लगे। वे अकेले नहीं थे, सब ऐसा ही करते थे, पर मुचीराम बड़े निर्लज्ज थे। कभी कभी तो वे लोगों की जेब से जबरन पैसे छीन लेते थे। देखते ही देखते मुंशी रामा रईस हो गए। वो अनाम पड़ोसन अब सोने चांदी और गहनों से जगमगा रही है। शराब, गांजा, अफीम, जिनके नाम लिए जा सकते हैं और जिनके नाम नहीं लिए जा सकते, उन सब ने मुंशीराम के घर को 24 घंटे रोशनी और धुएं से भर दिया था। मुंशीराम का हुलिया भी पूरी तरह बदल गया। गालों पर मांस चल गया, हड्डियां ढक गईं, रंग अब उस जापानी चमड़े को छोड़कर दिल्ली की नागरा जूती की तरह चमचमाने लगा। पहनावे की बहार भी देखने लायक थी। सफेद, काले, नीले, गुलाबी, हर रंग के कपड़ों में मुंशीराम हमेशा सजे रहते।
रात दिन बालों में टेढ़ी मांग, होठों पर पान की लाली और गले में निदू बाबू के टप्पे। मुंशीराम के जीवन में अब बसंत आ गया था। हालांकि साहब बड़ा चिड़चिड़ा था। मुंशीराम निपट मूर्ख थे, इसलिए कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते थे। ऊपर से उनका अजय लालच, सब मिलाकर अक्सर साहब की गालियां खानी पड़ती थीं। साहब बदमिजाज था, कई बार गुस्सा आने पर कागजात फेंक कर मारता था। लेकिन साहब के दिल में कहीं ना कहीं दया थी, वरना मुंशीराम की नौकरी बहुत पहले ही चली गई होती। खुशकिस्मती से वो साहब बदल गया और उसकी जगह एक नया साहब आया। इस नए साहब का नाम था ग्रंगरहैम, लेकिन लोगों ने अपनी जुबान पर इसका नाम गंगाराम साहब रख दिया। गंगाराम साहब अत्यंत सज्जन व्यक्ति थे, दया के सागर थे। वे किसी का अहित नहीं करते थे। हालांकि साहब थोड़े आलसी थे, कामकाज में मन नहीं लगाते थे और खुद सरल होने के कारण अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर उनका अटूट विश्वास था। सारा काम सरिश्तेदार और हेड क्लर्क के भरोसे चलता था। साहब जब तक उस जिले में रहे, उन्होंने कभी अपने हाथ से एक चिट्ठी का मसौदा तक तैयार नहीं किया। साहब ने आते ही जब मुंशीराम का वो काला हट्टा कट्टा, चिकना शरीर और जमीन तक झुककर किया गया दोहरा सलाम देखा तो वे पूरी तरह उन पर लट्टू हो गए। अपने सरल मन में उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इस दफ्तर में मुंशीराम ही सबसे योग्य व्यक्ति है। उनका ये विश्वास फिर कभी नहीं टूटा। एक दिन दफ्तर के मीर मुंशी मिर्जा गुलाम सरफदर खां का इंतकाल हो गया। साहब ने अगले ही दिन सुबह मुंशीराम उस पद पर बिठा दिया। मीर मुंशी का वेतन 20 रुपए था, लेकिन वेतन में रखा ही क्या है, ये पद तो पूरी तरह रक्त से लथपथ था। मुंशीराम शर्मा अब कमर कसकर धन संचय करने में जुट गए। दोष ही क्या है, हितोपदेश में तो कहा ही गया है, अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्धनच चिंतयेत। बुद्धिमान व्यक्ति को खुद को अजर अमर मानकर विद्या और धन की चिंता करनी चाहिए। विद्या और धन एक साथ नहीं होते। मुंशीराम में विद्या की चिंता करने की बिसात नहीं थी और उनकी कुंडली में वो लिखा भी नहीं था। इसलिए उन्होंने मृत्यु का भय भूलकर केवल अर्थ की चिंता में खुद को डुबो दिया। विष्णु शर्मा भारत के मैकियावेली हैं और चाणक्य रोशफूको हैं। जो लोग ऐसी किताबें स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें दोबारा स्कूल में भर्ती होना चाहिए। उनकी शिक्षा अभी अधूरी है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।